हेलो फ्रेंड्स, आज अपन बात करने जा रहे हैं केशवानंद भारती बनाओ केरल राज्य। और ये मामला था 1973 का। जितने भी विद्यार्थी हैं जो भारतीय संविधान को पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तथा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के विद्यार्थी हैं उन्होंने अपने जीवन में केशवानंद भारती बनाओ केरल राज्य के बारे में सुना होगा। और ये मामला है क्या, ये आपके मन में आता होगा। तो इस मामले को अच्छे से समझने के लिए आज अपन ये देखते हैं कि ये मामला है क्या। भारतीय संविधान जो लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950। और जब ये संविधान लागू हुआ था तो संविधान सभा द्वारा संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार जोड़ा गया। ये आप सभी को ध्यान है। अब इस मामले का रिलेशन केशवानंद मामले से कैसे था, ये कहानी पूरी कैसे बनी, आपको केवल 10 मिनट देने हैं जिससे आप इस पूरी कहानी को समझ पाएंगे। और कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपका होगा, आप जिस भी एग्ज़ाम में भाग लेंगे उसमें इस मामले के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो मेरा ये विश्वास है कि आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। तो आपको मेरी बात को सुनना है और मेरे वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको ये मामला आज अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि यह मामला अब तक का सबसे बड़ा मामला है जिसे केशवानंद भारती बनाओ केरल राज्य के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों, अपन ने यहाँ पर बात करी थी कि केशवानंद भारती मामला कहाँ से प्रारंभ होता है। तो इस मामले की जड़ें जो दिखाई देती है वो 1951 से देती है। तो आपको मेरी बात को ध्यान से सुनना है। 1951 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पहला संविधान संशोधन किया। ये पहला संविधान संशोधन जो हुआ था ये 1951 में किया गया। संविधान संशोधन किससे संबंधित था, तो ये भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित था। और भूमि सुधार अधिनियम में जमींदारी व्यवस्था को कम करने की यहाँ पर बात करी गई। और जमींदारी व्यवस्था को जब कम करने की बात करी गई तो इस संविधान संशोधन के खिलाफ एक व्यक्ति खड़े हुए जो ये चाहते थे कि पहला संविधान संशोधन जो भूमि सुधार से संबंधित है वह नहीं हो। और ये व्यक्ति कौन थे? शंकरी प्रसाद। शंकरी प्रसाद ने प्रथम संविधान संशोधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी। और याचिका जब उन्होंने दायर करी तो सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद ने भूमि सुधार अधिनियम के खिलाफ जो याचिका दायर करी थी उसके खिलाफ डिसीजन दे दिया। और डिसीजन में ये दिया कि संसद द्वारा जो प्रथम संविधान संशोधन किया गया है वो सही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि शंकरी प्रसाद अपना जो केस था वो हार गए। और जब हार गए तो डिसीजन ये रहा कि अगर संसद अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार में कोई छेड़छानी करती है तो वो सही करती है। इसका मतलब ये हुआ कि संसद मूल अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है। तो अब तक की कहानी क्या रही कि संसद मूल अधिकारों में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन कर सकती है। बात यहाँ तक अपने समझ में आ गई। इसके बाद में ये हुआ कि एक और मामला यहाँ पर आया और वो मामला था सज्जन सिंह बनाओ राजस्थान सरकार। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन फिर रिपीट किया। और रिपीट करने के बाद में वापस यही कहा कि संसद मूल अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है। इसका मतलब संसद अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार में तोड़ मरोड़ सकती है, अपने हिसाब से उसमें निर्णय दे सकती है। ठीक है। फिर क्या हुआ कि संसद ने एक संविधान संशोधन पारित किया और वो संविधान संशोधन है 17वां संविधान संशोधन 1964। इस 17वां संविधान संशोधन 1964 जो है इसमें संसद ने ये संशोधन किया था कि सरकार किसी की भी निजी भूमि पर अधिकार कर सकती है और बाजारी मूल्य के आधार पर संपत्ति का मूल्य निर्धारित कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब मूल संविधान में अनुच्छेद 31 ये कहता है कि संपत्ति का अधिकार की जितनी भी संपत्ति वो सारी संपत्ति जिस व्यक्ति की है वो उसकी रहेगी, मगर 17वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 31 में चेंजेस करता है कि आप निजी भूमि पर अधिकार कर सकते हो और अपने हिसाब से मूल्य निर्धारित कर सकते हो। जब ये सारी बातें स्टार्ट हुई तो जिनके पास में सैकड़ों एकड़ ज़मीन थी उन लोगों को दिक्कत चालू हुई, क्योंकि अब सरकार उनकी ज़मीनों को हथियाने लगी थी। इसके बाद में 17वें संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। और जब चुनौती दी गई तो एक मामला आया और वो मामला था गोलकनाथ बनाओ पंजाब राज्य। और ये मामला है 1967 का। इस मामले में 11 न्यायाधीशों की बेंच बैठी और इस बेंच ने ये निर्णय दिया कि संसद मूल अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती। मतलब कि संसद अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती।
इसका मतलब ये हुआ कि न्यायपालिका ये कहती है कि संसद मूल अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती, जबकि संसद ये चाहती कि वो मूल अधिकारों में परिवर्तन कर दे। तो मतलब क्या हुआ कि दोनों के बीच में झगड़ा होना स्वाभाविक था। कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच में झगड़ा प्रारंभ हो गया, दोनों अपनी सर्वोच्चता या दोनों अपनी प्रधानता के लिए लड़ने लगे। जब ये सारी बात आई तो संसद ने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को खारिज करने के लिए, जो उसने गोलकनाथ मामले में दिया था उसको खारिज करने के लिए एक संविधान संशोधन किया, और वो संविधान संशोधन था 24वां संविधान संशोधन 1971। इस संविधान संशोधन में संसद ने ये कहा कि वह मूल अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि गोलकनाथ मामला जो था उसको खारिज करने के लिए 24वां संविधान संशोधन कर दिया, और वह किसी भी भूमि को हत्या सकती है। मतलब मूल अधिकारों में परिवर्तन करने का मतलब क्या है कि वो अनुच्छेद 31 को कुछ ना कुछ छेड़छाड़ी करना चाहती है और वो मूल अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, जब ये सारा मामला आया तो संसद ने एक और संविधान संशोधन कर दिया, 25वां संविधान संशोधन, और इसमें ये कहा कि वो किसी की भी भूमि को हत्या लेगी और अपने हिसाब से उसका मूल्य निर्धारित करेगी। जब ये सारी बातें होने लगी तो यहाँ पर केशवानंद कैसे आया, तो इस चीज़ को अपन यहाँ समझते हैं। अब तक की स्टोरी आपको समझ में आई होगी कि सारा जो मामला है वो मूल अधिकारों से संबंधित है और इसकी जड़ जो है अनुच्छेद 31 से संबंधित है। जिनके पास में सैकड़ों एकड़ ज़मीन थी वो नहीं चाहते थे कि अनुच्छेद 31 में कोई परिवर्तन हो, क्योंकि उनकी ज़मीनें उनके पास में रहे। मगर जिनके पास में ज़मीनें नहीं थी वो चाहते थे कि संपत्ति के अधिकार को ख़त्म करके जो भूमि संपन्न है उनसे भूमि छीन ली जाए और वो भूमि सब में बांट दी जाए। यहाँ तक की केस की बात आती है। अभी सारे केस में क्या हुआ कि केरल में एक मठाधीश थे जिनका नाम था केशवानंद भारती श्रीपद गलावारू। अब ये जो मठाधीश थे केशवानंद, इनके पास में मठ की हजारों एकड़ ज़मीन थी। जब मठ की हजारों एकड़ ज़मीन थी तो केरल की सरकार ने क्या किया, केरल की वामपंथी सरकार ने इस मठ की ज़मीन को हथियाने का सोचा, क्योंकि अनुच्छेद 31 को कम कर दिया गया था और सरकार जो डिसीजन दे रही थी, सरकार जो 24वां और 25वां संविधान संशोधन कर रही थी, वो केरल की सरकार को ये अधिकार देता है कि वो मठ की हजारों एकड़ ज़मीन को अपने अधिकार में ले सकती है। तो जाहिर सी बात का मठ के जो मठाधीश थे केशवानंद, उन्हें ये दिक्कत हुई क्योंकि उनकी हजारों एकड़ ज़मीन सरकार के पास में जा रही थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने केरल के हाई कोर्ट में एक मामला दायर किया कि और अनुच्छेद 26 का हवाला दिया कि अनुच्छेद 26 हमें ये अधिकार देता है कि किसी भी धार्मिक संपत्ति का रखरखाव और उसका प्रबंधन का जो अधिकार है वो मठ के मठाधीश को रहेगा, धार्मिक संस्थाओं को रहेगा। मतलब आप धार्मिक संस्थाओं की ज़मीन को नहीं हथिया सकते। ऐसे उन्होंने अनुच्छेद 26 का हवाला दिया। जब उन्होंने अपना केस केरल के हाई कोर्ट में दाखिल किया तो केरल के हाई कोर्ट से वो केस हार गए, और जब वो केस हार गए तो केशवानंद यहाँ नहीं रुके, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने वही अपना अनुच्छेद 26 का हवाला दिया कि मठ की जो हजारों एकड़ ज़मीन है वो मठ को ही दी जाए, सरकार अपने अधिकार में नहीं ले। जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया तो ये मामला केवल मठ की ज़मीन से लेकर नहीं रहा, ये मामला बहुत आगे बढ़ गया। और जब आगे बढ़ा तो ये मामला सबसे बड़ा टॉपिक जो लेकर उभरा वो था क्या मूल अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है या नहीं। इस बात को अपन थोड़ा सा बाद में समझेंगे, उससे पहले केशवानंद की बात करते कि उनके साथ में क्या हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया और इसने 13 न्यायाधीशों की अब तक की सबसे बड़ी बेंच बनाई, और 13 न्यायाधीशों की सबसे बड़ी बेंच बनाने के बाद में यह पूरे भारत का सबसे बड़ा मामला बन गया। और एक छोटी सी जानकारी मैं आपको यहाँ देना चाहूँगी कि केबीसी के क्वेश्चन में 1 करोड़ का क्वेश्चन यही था कि अब तक का भारत का सबसे बड़ा मामला कौन सा है। तो अब तक का भारत का जो सबसे बड़ा मामला है वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अब 17 न्यायाधीशों की बेंच बनी, 13 न्यायाधीशों की एक बेंच बनी, और 13 न्यायाधीशों की बेंच बनने के बाद में जब ये सारी बातें आई कि 13 न्यायाधीशों की बेंच बन गई, वापस सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जो था वो जो फैसला दिया वो ये था कि केशवानंद अपना केस हार गए। मतलब केशवानंद को मठ की ज़मीन नहीं दी जाएगी। जब उनको मठ की ज़मीन नहीं दी जाएगी, केशवानंद इस बात से फ्री हो गए कि उन्हें मठ की ज़मीन नहीं दी जाएगी। सारी हजारों एकड़ ज़मीन केरल सरकार ने हथिया ली। मगर मामला कुछ और मोड़ ले चुका था, और वो मोड़ सबसे बड़ा ये था क्या संसद ये पावर रखती है कि वो मूल अधिकारों में जैसा चाहे वैसा तोड़ मरोड़ कर सकती है, उसके अनुसार परिवर्तन कर सकती है। तो यहाँ से एक थ्योरी पैदा होती है, वो थ्योरी है बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, मूल ढांचा सिद्धांत। मूल ढांचा क्या है इसको अपन यहाँ पर समझते हैं। तो बात ये आती है कि केशवानंद मामले में 13 न्यायाधीशों की बेंच बनी।
यह मामला 68 दिनों तक निरंतर चलता रहा और मामले का डिसीजन क्या रहा, तो डिसीजन ये रहा कि 7:6 से ये डिसीजन रहा। 7:6 में ये हुआ कि 7 जो न्यायाधीश थे वो ये चाहते थे, उनका फैसला ये रहा कि संसद मूल अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है परंतु मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। और मूल ढांचा कौन परिभाषित करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट परिभाषित करेगी। और 6 न्यायाधीशों ने ये कहा कि संसद मूल अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है और उसमें जैसा चाहे परिवर्तन कर सकती है, इसमें मूल ढांचा कुछ भी नहीं होगा। मतलब 7 न्यायाधीश जो थे वो सरकार के विपक्ष में थे और 6 न्यायाधीश सरकार के पक्ष में थे। ये सारा खेल यहाँ पर हो रहा था और जब सारा खेल यहाँ हो रहा था तो 2 जनों के बीच में बात पैदा हो गई, इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी ये चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये फैसला दे कि संसद मूल अधिकारों में जैसा चाहे वैसा परिवर्तन कर सकती है। मतलब ऐसा नहीं हुआ और आज भी यही थ्योरी है कि मूल ढांचा क्या होगा ये सुप्रीम कोर्ट परिभाषित करेगा कि मूल ढांचा यहाँ पर क्या होगा। अब ये पूरा जो मामला था वो एक राजनीतिक रुख ले चुका था और राजनीतिक जो रुख यहाँ पर जब ले चुका था तो 7 न्यायाधीश जो थे उन्होंने संविधान को बचाने का काम किया, मूल ढांचे को परिभाषित किया कि मूल ढांचा क्या होगा और सरकार के विपक्ष में फैसला दे दिया। सरकार इन 7 न्यायाधीशों से काफ़ी नाराज़ थी। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी ने राजनीतिक रुख अपनाते हुए क्या किया कि 1973 की बात है और 1973 में जब जो मुख्य न्यायाधीश थे और अपने जो मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम था एस एम सीकरी 1973 में जब सेवानिवृत्त होने लगे तो उनके बाद में कॉलेजियम प्रणाली के अनुसार वरीयता क्रम के अनुसार 3 न्यायाधीशों का नंबर आना था और वो 3 न्यायाधीश कौन कौन से थे, के.एम. हेगड़े, जे.एम. शेलाठ और ए. ग्रोवर। इन तीनों का वरीयता क्रम के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाना था। मगर इंदिरा गांधी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य से नाराज़ थी। उन्होंने इन तीनों न्यायाधीशों की अवमानना की और अजित नाथ रे जो चौथे नंबर पे वरीयता क्रम के अनुसार आते थे उनको मुख्य न्यायाधीश बना दिया। इसी बात को फिर दोहराया गया 1977 में और 1977 में क्या हुआ कि 1977 में जब अजित नाथ रे सेवानिवृत्त होने थे तो उनके स्थान पर जो मुख्य न्यायाधीश बनने थे उनका नाम था एच.आर. खन्ना। मगर इसकी अवमानना करते हुए उन्होंने एम.एच. बेग को मुख्य न्यायाधीश बना दिया। मतलब इंदिरा गांधी ने क्या किया, जो 6 न्यायाधीश इंदिरा गांधी के पक्ष में थे वो उनको मुख्य न्यायाधीश बनाती गई ताकि इस मामले को पुनः खोला जा सके। मगर एक महान कार्य निभाते हुए एक महान राजनीतिज्ञ, एक महान कानूनवेता जिनका नाम था नाना पालकीवाला ने सरकार से रिक्वेस्ट करी कि मामले को फिर नहीं खोले क्योंकि ये बहुत उलझा हुआ मामला है और ये सारा जो मामला है वो संविधान की रक्षा करता है। इस बात को समझते हुए इस मामले को पुनः नहीं खोला गया और अब जो सारी बातों का सार ये निकलता है कि केशवानंद मामले की जड़ें 1951 से चालू होती है और अनुच्छेद 31 जिसका लंबे समय से ये डिस्कशन चलता हुआ आ रहा था, संसद ने एक संविधान संशोधन किया, 44वां संविधान संशोधन 1978, जिसमें अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटा दिया गया और अनुच्छेद 300 में इसे वर्णित कर दिया गया। अब इसके बाद में ये सारी कहानी ये आती है कि अब वर्तमान पोजीशन क्या है। वर्तमान पोजीशन ये है कि संसद संविधान में परिवर्तन कर सकती है, जैसा चाहे वैसा परिवर्तन कर सकती है, मगर बेसिक स्ट्रक्चर मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। मूल ढांचा क्या होगा ये न्यायपालिका बताएगी कि मूल ढांचा क्या होगा। इसको डिफाइन करने का काम न्यायपालिका ने अपने अधिकार में लिया। मतलब दोनों वर्तमान में स्थिति यह है कि न्यायपालिका अपना कार्य कर रही है और कार्यपालिका अपना कार्य कर रही है। और एक चीज़ इसके साथ में और करी गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी फैसला दिया था कि प्रस्तावना संविधान का ही भाग है। तो आपने ये समझा कि केशवानंद भारती बनाम केस क्या है। अगर इसमें आपको लगता है कि कुछ और कॉन्सेप्ट जोड़े जाने चाहिए और अलग तरीके से समझाना जाना चाहिए तो आप अपनी राय दे सकते हैं। और इस वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरा मामला ज़रूर एक बार, अगर आपको ये वीडियो एक बार में समझ में नहीं आया तो आपसे इसे 1 से 2 बार और सुने, आपको ये पूरा मामला समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।